Okay, question number 5 है, the government of India has been making efforts to remove the regional imbalances in development by providing incentives for setting up industries in rural areas. Okay, तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट्स मार रहा है किस चीज के लिए, टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसेस इन डेवलपमेंट. ओके, ठीक है, बट एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी दी है गवर्नमेंट की, विच इज बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज. एंड द क्वेश्चन सेज इलुसिडेट. इलुसिडेट माने क्या होता है, क्लियरली एक्सप्लेन. ठीक है, तो इसका हमें आंसर लिखना है. तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि हमेशा एक नाइस इंट्रो से आप पूरा आंसर शुरू करो, उसके बाद आप बॉडी दो, बॉडी में आपका कंटेंट आएगा पूरा, इसके बाद आप उसमें कंक्लूजन दो जो कि थोड़ा सा लुकिंग फॉरवर्ड टाइप का होना चाहिए, और इस तरीके से हम इस आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हम बात कर सकते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है. ठीक है, तो एक नाइस डेफिनेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंस जिसमें हम लिख सकते हैं कि अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट, राइट, अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट्स इन डिफरेंट एरियाज, ये होता है रीजनल इम्बैलेंस. नाउ अनइवन इकोनॉमिक अचीवमेंट, तो कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम इसको अनइवन कह रहे हैं, तो फिर वो पैरामीटर्स. तो क्या इंडिकेट पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स जो आप वर्ड यूज कर लें, क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, लेवल ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड, पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड, राइट. और चूंकि ये क्वेश्चन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सो ऑन. तो हमने ना एक अच्छी ब्रीफ सी डेफिनेशन इसकी दे दी है, और अब हम अपने बॉडी पार्ट पे आ सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से स्पेसिफिकली अबाउट by providing incentives for setting up of industries in rural areas. यानी मुझे इंडस्ट्रीज को रूरल एरियाज में सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं उसके बारे में कुछ एक आंसर लिखना है, राइट. अब मैं क्या क्या लिख सकता हूँ उस पर विचार करते हैं. ठीक है, अब आप देखिएगा कि हमें इसी चीज को अलग अलग एरिया से जोड़ के कैसे हम इसको लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं क्रेडिट से रिलेटेड. ठीक है, क्रेडिट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं इसमें, क्रेडिट से रिलेटेड हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक सब्सिडी चलती है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम चलती है फॉर वेरियस स्कीम्स, जिसमें इंटरेस्ट पे सब्सिडी आपको मिलती है. तो गवर्नमेंट इस तरीके से कोई भी आदमी अगर वो अपना वेंचर शुरू करना चाहता है, तो उसमें स्लैब होते हैं कि वो उसको वो मिलेगा, लोन मिलेगा और उसमें सब्सिडी भी मिल जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक स्कीम बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, PMEGY, राइट. सेकंड मैं कह सकता हूं, सेकंड मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेंट ने कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया है. ठीक है, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत सारे बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत ये होता है कि कुछ कम्युनिटी ने कुछ पैसा यहाँ वहां से लेके वो लोन दे रही है एंड एट बेटर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस इनिशिएटिव. ठीक है, थर्डली मैं कह सकता हूँ कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बता सकता हूँ मैं कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम या प्रोग्राम चलाया कि नहीं. इसी के में एग्जांपल दिया जा सकता है किस चीज का, स्फूर्ति स्कीम का, राइट. तो गवर्नमेंट की स्फूर्ति स्कीम चलती है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रेजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, राइट. तो इसके अंतर्गत ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है. इसके अलावा हम बता सकते हैं कि कई सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, राइट. तो जैसे ग्रामोदय विकास योजना है, सॉरी, जैसे आपका चौथे पे ग्रामोदय विकास योजना है, जिसमें कॉमन डेवलपमेंट एरियाज बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जा रही है, जिसमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स या आप मान के चले एक वर्कफोर्स डेवलप किया जा रहा है ना, वो भी आपकी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में हेल्प करेगा.
ठीक है, इसके बाद और बता सकते हैं हम इसमें कि आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम है, ठीक है, जिसमें बैंक और जो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में लेंडिंग का परसेंटेज ज्यादा रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से भी उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम चलती है, ठीक है, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री की है, जिसमें जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है उनको उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज को डेवलप किया जा रहा है। अब आप देखिए मैनेजमेंट ऑप्शन का आंसर है, और आप इसमें अगर मार्केटिंग के एस्पेक्ट को डालेंगे तो जाहिर सी बात है दैट विल बी स्टैंड आउट, राइट। मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम चल रही है, ठीक है। और भी लोन की आप बोल सकते हैं, मुद्रा योजना है जो कि एंटरप्रेन्योर को दी जाती है, तरुण शिशु या जो तीसरा वर्ड है। तो इस तरीके से ना आपने देखिए हमने क्रेडिट की बात कर ली, हमने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर लिया, हमने आरबीआई की एक्टिविटीज की बात कर ली, हमने कॉमन डेवलपमेंट एरियाज में वर्कफोर्स को डेवलप कर लिया, हमने मार्केटिंग की बात कर ली। आप देख रहे हैं तो उसी आंसर में कई सारे एस्पेक्ट से हमने जोड़कर उसको एक डिफरेंशिएटिंग आंसर बना दिया, राइट। तो ये अप्रोच रखनी है, और ये 10 नंबर का सवाल था और इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। तो अब बॉडी को लास्ट में एक नाइस सा कंक्लूजन, ठीक है। नाइस से कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो कि जो जो इंडिया है इसमें जो रूरल एरियाज है दे आर एग्रीकल्चरल बेस्ड, इनमें इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे तो जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो किल होगा। और भी कुछ कुछ एस्पेक्ट आप लिख सकते हो। तो दैट इज हाउ योर आंसर विल बी कंप्लीट, ठीक है। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so describe the different levels of regional economic integration. ठीक है, तो different level of regional economic integration, तो regional economic integration क्या होता है? अगर किसी ने भी एकेडमिकली इस वर्ड को पढ़ा है तो उसको पता है कि देयर आर डिफरेंट ट्रेड, देयर आर डिफरेंट इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज, कि ट्रेड को किस तरीके से प्रमोट करना है बिटवीन द कंट्रीज, तो उसको लेके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। पर इसमें आपको ना मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि इस आंसर को ना लिखने के तरीके को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। अब एक तरीका तो ये है कि हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन दे दें, उसके बाद जो उसके 4 या 5 लेवल्स हैं उसको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 करके बता दें, ठीक है। बट चूंकि हमें थोड़ा सा ना अपने आंसर को कम शब्दों में और बेटर प्रेजेंटेशन में रखना होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक बहुत अच्छा सा ग्राफ है इसमें, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। तो यहाँ हो गया लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अगेन सबसे पहले हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंट्रो में डिफाइन करेंगे एज पर आर स्टैंडर्ड्स के भाई रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, कि when two or more countries come into a pact to to remove any to eliminate any barriers and promote economic interdependence between the nations, right? So this is what regional economic integration. उसके बाद बॉडी में ना हम एक अच्छा सा ग्राफ बना सकते हैं। लेट अस सी हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, तो पहला होता है एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। दूसरा होता है आपका कस्टम यूनियन, तीसरा होता है आपका इकोनॉमिक सॉरी आपका कॉमन मार्केट एरिया, चौथा होता है आपका इकोनॉमिक यूनियन, और पांचवा होता है आपका पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अगर आप ग्राफ को अच्छे से स्टडी करेंगे तो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन द इकोनॉमिक एक्सचेंज बढ़ता जा रहा है, राइट। तो आपने ना एक अच्छे से बता दिया कि सबके बीच में एक रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसी में आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे आप बता दीजिए कि एफटीए क्या है। एफटीए क्या है? रिड्यूसिंग टैरिफ, रिड्यूसिंग टैरिफ इज रिडक्शन इन टैरिफ बिटवीन द मेंबर नेशन, और अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, रिडक्शन इन टैरिफ बिटवीन मेंबर नेशन, ठीक है। तो जो भी मेंबर्स नेशन है, जो भी इस ट्रेड एग्रीमेंट में आए हैं, उनके बीच में रिडक्शन इन टैरिफ है, ठीक है। सेकंड चीज इसमें क्या अच्छी है, इसमें क्या डिफरेंशिएटिव ये है कि ये जो नेशंस हैं कि किसी और कंट्री के साथ अगर किसी उसमें जाएंगे, ट्रेड एग्रीमेंट में जाएंगे, तो दे आर इंडिपेंडेंट टू डू दैट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली दे कैन डील विद दैट, इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू नॉन मेंबर स्टेट, राइट।
ठीक है। इसके बाद आता है कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन में अगेन रिडक्शन इन टैरिफ बिटवीन द कंट्रीज तो होगा ही, बट एक लेवल और ऊपर हो जाएगा, यानी यानी जो ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करी गई है ये नहीं होगी। इसी में बहुत अच्छा अच्छा एक कीवर्ड है विच इज कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। सो देयर इज अ रिडक्शन इन टैरिफ प्लस कॉमन आपका एक्सटर्नल टैरिफ, राइट। जो भी बाहर के नेशन के संग जो भी टैरिफ बनेगा वो कॉमन होगा, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन मार्केट पे। कॉमन मार्केट का मतलब होता है कि देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज, एक लेवल और बढ़ गया, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज। ठीक है। इकोनॉमिक यूनियन में क्या हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ कुछ सेम हो गई। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज आपको सेम रखनी पड़ रही है क्योंकि आप उस एग्रीमेंट में हो, राइट। एंड देन द हायर अथॉरिटी पॉलिटिकल यूनियन विच मींस आपको पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी सेम रखना पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपने इस आंसर को डिफरेंशिएट भी कर दिया और अच्छे से बता भी दिया। ठीक है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि आप ना चूंकि आप लिख ही रहे हो इन सब चीजों के बारे में, आपने करंट अफेयर्स में कई सारे ना एग्जांपल्स इकट्ठे करे होंगे, तो उनको भी आप इसको आप जोड़ सकते हो उसको और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। जैसे इसके लिए मैं बता सकता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेफ्टा, ठीक है, जिसमें मैक्सिको यूएसए और कनाडा के बीच में एफटीए है। ठीक है। कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ कस्टम यूनियन का बता सकते हो कौन सा एग्जांपल है, आपका यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा एग्जांपल है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल इसका बहुत अच्छा एग्जाम, कॉमन मार्केट का बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है कि कॉमन मार्केट एरिया फॉर ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप फिर से यूरोपियन यूनियन के एग्जांपल दे सकते हो कि भाई वहां पे यूरो चल रहा है, सबको सेम ही करेंसी चलानी पड़ रही है, राइट। तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे देके कुछ कुछ इस आंसर को और अच्छा कर सकते हो। ठीक है। बट अगेन ज्यादा टाइम आप वेस्ट मत करना क्योंकि ये सवाल केवल 5 मार्क्स का ही है। ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रेक्सिट। ठीक है। तो ये सवाल में बहुत डायरेक्ट पूछा है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्रेक्सिट बताना है, बट अगेन आप इस चीज में अगर नोट करेंगे तो इसमें ना आपको कोई भी कंटेक्स्ट नहीं पूछा है कि किस कंटेक्स्ट में बताना है। यानी ब्रिटेन के लिए प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में के लिए प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, या फिर फॉर दैट मैटर इंडिया के लिए बताने हैं। ठीक है। बट अगेन कुछ नहीं दिया है, हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम सीधे ब्रिटेन की बात करेंगे। ठीक है। तो ब्रिटेन की बात करते हैं और प्रोज एंड कॉन्स में सीधे जंप कर जाते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं प्रोज और यहाँ लिखता हूं मैं कॉन्स। अगेन इंट्रो में आप बता ही देंगे कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट माने कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ मार्च 2020 में, ये डिसीजन रेफरेंडम के बाद लिया गया और भी कई कारणों से, प्लस दिसंबर में वो पूरी तरीके से अलग हो गया। ठीक है। तो ये एक हल्का सा आप इंट्रो दे देंगे, उसके बाद आप प्रोज में आएंगे और प्रोज में अपना लिखना चालू करेंगे। ठीक है। तो प्रोज में जो सबसे पहली और बहुत ही लॉजिकल बात यह है कि एक ना ब्रिटेन को इंडिपेंडेंसी मिल गई है, यानी इंडिपेंडेंसी इन डिसीजन मेकिंग। जो भी लॉ या रेगुलेशन बनाना है इसमें एक रिलेटिवली इंडिपेंडेंस मिल है ब्रिटेन को। ठीक है। ये है दूसरी चीज, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो ब्रिटेन का है वो बढ़ गया है। जाहिर सी बात है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अभी तक जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, वहां पर अभी तक यूरोपियन यूनियन की सीट थी, पर अब ब्रिटेन की भी सीट होगी, राइट। अब तक यूरोप ब्रिटेन को जो भी बोलना है वो सब यूरोपियन नेशन के देश की एक एक कॉमन चीज बोलनी है, बट अब ब्रिटेन खुद भी अपना एक पक्ष रख सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन में इमिग्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आसपास के जो भी नेशन है, खासतौर पे ईस्ट एशिया के, ईस्ट यूरोप के, तो कई सारे लोग इमिग्रेशन के कारण आ सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन में तो कई सारे आ सकते थे, तो इसीलिए अब क्या हो गया, मोर कंट्रोल ओवर इमिग्रेशन, ओवर बॉर्डर्स, जो भी है। ठीक है। इससे फायदा मिला है। और क्या कहते हैं, तो इसी तरीके से ना आपने 3 या 4 पॉइंट इसके लिख देने हैं। ठीक है। कॉन्स में क्या लिख सकते हैं, अब आप सोचिए कॉन्स में क्या लिख सकते हैं। तो कॉन्स में इन्हीं से जोड़ लेते हैं कि अब मोर कंट्रोल ओवर बॉर्डर्स हो गया। तो ब्रिटेन में क्या है, सब लोग आते थे, तो जितने भी अनस्किल्ड काम थे वो बाहर के यूरोपियन नेशन आके लोग करते थे, तो देयर इज अ लैक ऑफ वर्कफोर्स। अब क्या हो गया, लैक ऑफ वर्कफोर्स है इन अनस्किल्ड लेबर।
ठीक है। दूसरा, टूरिज्म इंपैक्ट कर गया है ब्रिटेन का, टूरिज्म घट गया है, टूरिज्म घट गया है ब्रिटेन का, क्योंकि अब मोर कंट्रोल ओवर बॉर्डर है। ठीक है। तीसरी चीज हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई एंड चेन। ठीक है, डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि अगेन मोर कंट्रोल ओवर बॉर्डर। तो इस तरीके से ना, इस तरीके से आप 3 या 4 या 5 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, और अगेन ये 5 मार्क्स का है, तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है। Next is, a vision is too abstract to be of any practical value. Do you agree with the statement? Justify your answer with a suitable example. So the statement is, a vision is too abstract to be of any practical value. So it is saying that vision does not have any practical value. The statement says, refers that. But do you agree with the statement? So first of all, what we'll do is, again, first step is we will define what vision is. Okay, so we can write vision is articulation of what firm wants to be and what it wants to ultimately achieve. Okay, so this is the definition. So first of all, first thing we will write the definition. We can also provide an example, like you can give an example of the vision of any. It would be, because you are writing for the UPSC, so it would be beneficial if you remember the example of any government organization. So like for SAIL, the vision is to be leader in Indian steel business in quality, productivity, profitability, and customer satisfaction. Okay, so we have given an example. Now to answer, do you agree with the statement? So we can write, yes, we agree that vision is abstract, but we do not agree that it has no practical value. Okay, and why I'm saying this? Because in the case, we can say that vision is abstract, but it has practical value. And how can we explain that? Because if you guys know that vision gives a step of procedures that is known as VIMOSA. VIMOSA is vision, mission, objectives, strategies, and then there is action plan. Okay, so that's why vision is of practical value, because it gives an hierarchy of objectives or hierarchy to what the employees should do to achieve the vision. So basically you can say that vision is a final destination point that the employees, the company wants to achieve, but it can achieve through the hierarchy of the objectives, that is vision, mission, objectives, strategies, and action plan. Okay, so ultimately action plan is the thing that will define what the employees will do on day-to-day or regular basis, and but it is derived from vision only. So it is abstract, yes, because it gives you a big picture. It is abstract, you don't know what you have to do, but it has practical sense, because of that big picture only you can identify what you have to do. Okay, so again you can give an example in this case also, like I have written an example of, if I'm talking about Ministry of Health and Family Welfare. Okay, so in this case, it doesn't matter if you know or if you don't. So I have just given a hypothetical example. So in the case, if I am talking about Ministry of Health and Family Welfare, then I can say that if their vision is Healthy India. Okay, to achieve Healthy India, they have a mission that they will provide accessible hospitals in 5-kilometer range. Okay, with this mission, they have set an objective that they will open
20,000 hospitals in a year. Okay, sorry, 20,000 hospitals, let's say by 2025. Then because of this objectives, they have set the strategy that they will form public-private partnerships so that they can develop the hospital, they can construct the hospitals. Now, because of these strategies, they came to the action plans that what they have to do, they will manage, build the hospitals district wise, and they have action plan of time-based implementation. So these action plans will be the ultimate step that will be done by the employees, but it is derived when we had a vision. Okay, so that's why it has practical value, but yes, we agree that it is too abstract. And the third part was explain how objectives form hierarchy. So this is the why, how objectives form hierarchy, that we go from the bigger picture to the narrower picture. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है elucidate the factor that influence country competitiveness. ओके, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज हमें देखना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि वो फैक्टर्स बताइए that influence country competitiveness। सबसे पहले क्या करेंगे इस सवाल में? जाहिर सी बात है, कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस को डिफाइन करेंगे कि कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस है क्या, किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस। हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, या बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, राइट? अगेन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि किस कंट्री में वो एनवायरनमेंट बन सकता है जहां पे कंपनी को आसानी से ग्रो करने में मदद मिले, वो कौन सा फेवरेबल एनवायरनमेंट कंट्री क्रिएट कर सके। सो दिस इज व्हाट कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस। तो एक नाइस डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्री टू प्रोवाइड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर एनी कंपनी टू ग्रो, राइट? तो इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्री, इसकी बात कर रहे हैं, टू प्रोवाइड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर एनी कंपनी टू ग्रो, राइट? तो ये क्या पूछ रहा है? वो फैक्टर्स पूछ रहा है जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी हमें उन फैक्टर्स को नोट डाउन करना है जिससे ये चीज फैसिलिटेट हो सके, ठीक है? तो हम क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं? आई एम श्योर आप इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हैं। ये भी तो वही चीज है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी क्या है, कि गवर्नमेंट क्या वो पॉलिसीज करे या फिर कंट्री को कैसे वो और अच्छा करे जिससे आपका और सारे कंपनीज और सारी कंट्री के लोग यहाँ पे आए, ठीक है? टू मेक इट अ मोर अट्रैक्टिव प्लेस। बट हम अभी इस पे नहीं जाएंगे, हम फैक्टर्स पे आएंगे और इसके फैक्टर्स में लिखेंगे, ठीक है? कैसे बढ़ा सकता है कंट्रीज कॉम्पिटिटिवनेस? बाय प्रोवाइडिंग गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपने इस आंसर को बहुत ही जेनरिक तरीके से भी लिख सकते हैं, यह बहुत इकोनॉमी से रिलेटेड है, राइट? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे आप, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड करेंगे, अच्छा आप क्या कहते हैं पावर सप्लाई अच्छी करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, तो इस तरीके से आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड हम बता सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अभी कैसी है। कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी चल रही है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? यानी गवर्नमेंट जो है उस कंट्री की वो डेट में तो नहीं है, या फिर वहां के जो बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट क्या है, या फिर कंट्री का करंट इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। तो इस तरीके से ना आप अच्छी अच्छी बातें इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको डेट बता दिया, इंटरेस्ट रेट बता दिया बैंक का क्या है, और आपका इन्फ्लेशन के बारे में बता दिया। तो ऐसे इसको लिखिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ सकते हैं कि जिस कंट्री में कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है तो क्या वहां पे वर्कफोर्स अच्छी है कि नहीं, यानी रोबस्ट वर्कफोर्स सप्लाई। अब ये रोबस्ट वर्कफोर्स क्या है? मतलब इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से आपके पास वर्कफोर्स है कि नहीं, यानी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है कि नहीं, अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपके पास है कि नहीं, और किस किस इनिशिएटिव्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक रोबस्ट वर्कफोर्स, जिससे हम एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं विच इज ह्यूमन कैपिटल, राइट? कि ह्यूमन कैपिटल उस कंट्री का कैसा है, ठीक है? ये हो गया। चौथा बड़ा अच्छा पॉइंट है और ऑब्वियस पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स, कि भाई गवर्नमेंट से डीलिंग अच्छी है कि नहीं, ठीक है? कि गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो जैसे रजिस्ट्रेशन अच्छे हो पा रहे, टाइमली हो पा रहे कि नहीं, ई गवर्नेंस कैसा है, और आपका क्या कहते हैं कोई भी लाइसेंस वगैरह लेना है तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं
बात कर सकते हैं। इसमें हम लिबरलाइजेशन की भी बात कर सकते हैं कि लिबरल पॉलिसीज कंट्री की कितनी ज्यादा है, हम इंपोर्ट पे क्या टैरिफ लगा रहे हैं, एफडीआई के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अगेन चूंकि हमें अपने आंसर को वेरिड करना है, हम और अच्छे अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं, थोड़े से डिफ्रेंशिएट करें। वो क्या क्या हो सकते हैं? 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, या फिर अल्टरनेटिव जो भी बोलना है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, कि मतलब हर बार कोर्ट में ही जाना है या फिर आर्बिट्रेशन भी है, यहाँ पे कंसिलिएशन का क्या है, उसको लेके लॉस क्या है। तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, छठा बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, कि कंट्री के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यानी आपकी जो बैंक्स हैं या फिर आपकी जो आरबीआई है, सेबी है, रेगुलेटर्स हैं, तो इन इन इनका इनके संग डीलिंग कैसी है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हैं वो है मार्केट साइज। यार मैं जिस कंट्री में अपनी कंपनी खोल रहा हूँ वहां पे कस्टमर मिलेंगे कि नहीं, है ना। तो मार्केट साइज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस। तो एक ना, कई सारे, अगेन आप इस चीज को नोट करिए कि हमें ना एक ही चीज को रिपीट नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें हर पॉइंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर दिया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, वर्कफोर्स एक अलग पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, बट अगेन मैंने बताया आपको कि आपको जो भी याद आ जाए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक अलग पॉइंट है, मार्केट साइज एक अलग पॉइंट है। तो इस तरीके से अपने आंसर को आपको अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं हम, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट द कंपनी शुड इवैल्यूएट टू असेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, मुझे एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो अब बात यह है कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बात करी थी, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कंट्री कॉम्पिटिटिवनेस को। इसमें पूछ रहा है फैक्टर दैट अ कंपनी शुड इवैल्यूएट टू असेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। देखिए बात दोनों एक ही है, पर अलग अलग तरीके से पूछा है, और इसी में आपकी ना आपका स्किल दिखेगा कि आप उसी बात को अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सवाल में अलग चीज पूछी है। इसमें पूछा है कोई बाहर की कंपनी आ रही है वो क्या क्या इवेल्युएट करेगी, और उसमें पूछा था कि ये जो कंट्री है वो खुद को लेके क्या करे जो सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। समझ रहे हो, बात उल्टी है, ठीक है। अगेन ये, अगेन इसमें आपका स्किल दिखाना है आपको कि आप कैसे इसमें अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया इसने पहले ही बोल दिया, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम ज्यादातर लोग जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक अपनी एक रैंक निकालता है, और देयर आर 10+2 पैरामीटर्स जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कंसीडर किए जाते हैं। तो हम अपने आंसर को बिल्डअप करने के लिए उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता है जिसमें आपके 10+2 पैरामीटर्स होते हैं। 2 इसलिए क्योंकि 10 रैंकिंग के लिए कंसीडर होते हैं, 2 नहीं करते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हम इस आंसर को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब करना ही करना है, ठीक है। इन दिस सेशन व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस उसका पहला पैरामीटर है। तो स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस में अगेन बात वही है, गवर्नमेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इंटरेक्शन ही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से हो रहा है, लाइसेंस के लिए क्या एफर्ट मारना पड़ रहा है, या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस में पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्टिंग अ परमिट, अगेन वो सरकार की बात हो जाएगी। हम थोड़ा बहुत तो सेम कर ही देते हैं कि इसमें क्रेडिट की बात कर लेते हैं, गेटिंग अ क्रेडिट। तो क्रेडिट फैसिलिटीज में बैंक का स्टेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या है, बैंक जो है वो कितने स्टेबल है, ठीक है। तीसरा हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या हिसाब है। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, ठीक है, जिसमें आपका क्लॉज 49 के बारे में आप लिख दोगे। और आप इसमें क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग माइनस्टर में आप लिख दोगे, आप आईबीसी कोड जो 2016 में आया उसके बारे में लिख दोगे, या फिर आप लिख दोगे क्या कहते हैं, इन्फोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है इंडिया में, राइट। तो इस तरीके से आप आंसर को वेरी कर सकते हो। अगेन कुछ कुछ तो आपको सेम ही रखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता दूं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन सामने वाली जो कंपनी आ रही है वो इवेल्युएट करेगी, गवर्नमेंट इंटरेक्शन को भी इवेल्युएट करेगी, ये कितना ज्यादा वो है, ठीक है। और एफडीआई
को भी के बारे में भी सोचेगी कि मोड ऑफ एंट्री क्या है। मैं 100 मोड ऑफ एंट्री लिख देता हूँ कि मोड ऑफ एंट्री के कितने इंतजाम है इस कंट्री में, तो ताकि कंपनी को एक विजिबिलिटी मिले कि मैं किस तरीके से इस कंट्री में अपना मार्केट एंटर कर सकता हूँ। तो ऐसे ना आपको कुछ कुछ डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसमें एक बहुत अच्छी बात मैंने नोट करी है कि इसी क्वेश्चन में ना आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट के इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो आप बता सकते हो कि भाई इंडिया की रैंकिंग 63rd है और 2014 के बाद में 142 थी, है ना। तो मैंने ये क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया ताकि मैं ये पॉइंट बता सकूं कि हमेशा रैंकिंग ना फैक्ट में नहीं बतानी है कि इंडिया की रैंकिंग 63 है या फिर इंडिया की रैंकिंग चौथी है। हमेशा ना ये बताना है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट क्या हुआ, है ना। हमेशा पॉजिटिव साइड है कि 142 थी 2014 में, इससे अब 2021 2020 में ये हो गई 63। अब तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने वापस ले लिया है, तो हम ये भी पॉइंट इसके साथ देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इट हैज बीन अबॉलिश्ड, द रैंकिंग हैज बीन अबॉलिश्ड, और वो फिर से रैंकिंग डालेगी। पिछले क्वेश्चन में हम बता सकते थे कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है और उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ। Next, how does BCG metrics help in portfolio planning? So first of all, again, whenever a question like this comes, we have to use the first thing that we have to do is define. So first of all, what is BCG metrics? It is a Boston Consulting Group who gave the BCG metrics. They defined that because a company have multiple a portfolio of multiple products and they need to manage the portfolio. Because of this, they gave that the company can manage the portfolio with two parameters. Okay, what are these parameters? Relative market share and market growth rate. That planning a portfolio of product depends on these two factors, that what is the market share of the product currently in the market and what it can acquire in the future and what it is growth rate. Okay, so on that basis they gave a 2x2 matrix. Here we have relative market share and here we have growth rate. Okay, so in this they said that if market share is high and growth rate is low, it is known as cash cow. So if a product is having high market share but the growth rate is low, then it is known as cash cow. That means that it has the potential of earning cash, so milk it till you can. Okay, this position where the product has high market share and high growth rate is known as star. Star is that it is at the peak of its product life cycle. It is the product is a market leader and the company can benefit from it in a longer period of time. If the product has low market share and low growth rate, it is known as dog. Dog is that the product does not have any investment, it does not have any potential and the company should either divest or harvest the product. Okay, and this is known as question mark. Question mark is that it has low market share but the growth rate is high, so either question mark is that the company has to define either it can go to star if they take the proper decisions or either it can go to the dog position if they want to divest it. So it depends in the case question mark, it depends on the company where it wants to take the product. Okay, so how the company decided, for example, in the case of cash cow, let's take the example of okay, so in the case of dog, they either have to harvest or divest. In the case of cash cow, it is a milking situation, that is benefit from it till you can. Star is the market leader. And this is the best strategy that the company has. Question mark, in this case, if they want to invest more, they can go to the star position.
or they can innovate the product to go into the star position, or if they want to, they can divest the product if they think that it does not have market potential. They can just divest the product and it will go to the dog situation. Okay, so in this case, some are liquidated and some are converted into stars. All right, now let's so this tool of BCG matrix helps in deciding the business among the portfolio of the products, which one is in which condition and how to manage that portfolio. If it is star, then they can innovate it more and attract the consumers, advertise more. So this type of strategies help in portfolio planning. Okay, now for example, we have Uber. Okay, Uber has a lot of products like Uber Go, Uber Auto, Uber Pool, Uber X, XL, Uber Eats was also there, Uber Rentals is there. So between all these products, if you can see that Uber Go and Pool is in the star position. That is, it is the share which has highest market share and with highest market growth. And X and XL are in the question mark situation because they are not giving that much profit. So it depends on the company if they still want to continue it and if they want to do something in it so that it can go to the star, or either they can divest or harvest, like they did in Uber Eats. Uber Eats was introduced in India, but because it didn't work, it went into the dog position and it was divested, or it was divested and was taken over by Zomato. Okay, so this type of strategy help. That's how BCG helps in portfolio planning. All right. Now let's come to its advantages and disadvantages. So advantages for BCG is that it is simple to use because it has only 2 dimensions. Okay, and easy to understand. And the disadvantages are that because growth rate, okay, so growth rate is only one parameter of industry attractiveness. So it only takes in consideration one parameter. And similarly, market share is also again one parameter of competitive position in the market. There are several more parameters that are there to understand the value of the product. So it only considers only one parameter of industry attractiveness and one parameter of competitive position, whereas there are many factors which are covered by GE McKinsey model. So GE McKinsey model was a better portfolio planning structure from BCG metrics because it considers all the industry attractiveness and competitive position factors. Okay, so to improve BCG metrics, GE McKinsey was introduced. And another disadvantage is that it only considers high or low. That is, only extreme positions are taken, but it does not take into consider the middle positions. So that's why these are the advantages and disadvantages. So you can just write these 2 or 3 advantages and disadvantages in your answer.